सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी 15 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप जैसे देख ही सकते हैं कि हाल ही में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो क्वेश्चन तो जनरल है कि 5 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। हाल ही में किसानों का मुद्दा चल रहा है, तो आने वाले टाइम में जो है जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वैसे भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी चर्चा में रहती है और 2016 के अंदर ये लॉन्च की गई थी। दोस्तों 2016 से अब 2021 हो चुका है, तो 5 साल कंप्लीट कर दिए हैं इस स्कीम ने। वन नेशन वन स्कीम थीम के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, और अब तक 90,000 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किया जा चुका है। 90,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य ये था कि जिस किसान की फसल जो है नेचुरल कोई आपदा है, प्राकृतिक आपदा के कारण या और अन्य कारणों से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसकी भरपाई की जाती थी इस इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा। जैसे कि आपकी बीमा कंपनी इंश्योरेंस स्कीम जो होती है वो आपकी भरपाई करती है आपके नुकसान की, उसी तरीके से ये फसली बीमा योजना थी एक तरह की। तो इसमें क्या करना पड़ता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस एज ए प्रीमियम उनको देना पड़ता था, ताकि ये योजना का टाइम टू टाइम इसका भुगतान किया जा सके। तो अभी क्या है कि कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी खुद की भी स्कीमें चला रखी हैं, जैसे पंजाब, झारखंड, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन्होंने खुद की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च कर रखी है। फिलहाल जो केंद्रीय स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले ये सिलेक्टेड कुछ किसानों के लिए थी, लेकिन 2020 से फरवरी 2020 के अंदर इसके अंदर क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है। फरवरी 2020 से इसको दोबारा से रीवैम्प किया गया है, पुनरुत्थान इसका किया गया स्कीम का। अब ये सारे के सारे किसान, जिन सभी किसानों को ये क्या करती है, कवर करती है स्कीम। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही आपको हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री याद रखनी है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं किसान आंदोलन के कारण, नरेंद्र सिंह तोमर आपको याद रखने हैं। और इसके साथ साथ आपको कृषि राज्य मंत्री भी याद रखने हैं दोस्तों। कृषि राज्य मंत्री है परषोत्तम रुपाला। परषोत्तम रुपाला ये कृषि राज्य मंत्री हैं। और कैलाश चौधरी, इन दोनों के पास चार्ज है, कैलाश चौधरी। तो ये 3 मंत्री जो हैं जुड़े हुए हैं हमारे कृषि विभाग से, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कहाँ क्या बन रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर। तो ये तो आंसर सीधा सीधा हो गया। इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। उड़ीसा के जो हमारे सीएम हैं, आपको ये पता होना चाहिए सीएम कौन है वहाँ पे? नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक काफ़ी अच्छी अच्छी योजनाएं वो जो है उड़ीसा के अंदर जो है लॉन्च कर रहे हैं। और इंडिया का फर्स्ट जो है फायर पार्क वहाँ पे स्थापित किया गया है। और इसके साथ ही फायर पार्क स्थापित कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर के अंदर। उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहाँ पे स्थापित किया गया है, भुवनेश्वर के अंदर। एक बात, सीएम हो चुके हैं नवीन पटनायक जी। फायर पार्क जो है इंडिया का पहला है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही उन्होंने वर्चुअल प्लेटफॉर्म का एक उद्घाटन किया है वहाँ पे, इसके अग्निशामा सेवा नाम से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी किया है। एक तरह का पोर्टल लॉन्च किया है, वेबसाइट लॉन्च की है इस मौके पर, जिसमें 16 तरह की जो है फायर सर्विसेज यानी अग्निशामक यानी आग बुझाने वाली जो सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये अपनी तरह का ऐसा पहला फायर पार्क है, एक तरह का मतलब पूरी डेडिकेटेड एक बिल्डिंग बना दी गई है, तो वहाँ पे जो है आप सेवाएं ले सकते हैं इस तरीके की। तो फायर सर्विस पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो उड़ीसा काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी है, जो राज्य है, और ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला फायर पार्क जो है उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जा रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का 26वां संस्करण मनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो ऑब्वियस सी बात है कि उद्घाटन जो है वहाँ की सीएम ममता बनर्जी जी करेंगी। काफ़ी चर्चा में रहती हैं ममता बनर्जी ने। इनका क्या किया है? उद्घाटन किया है। 7 दिन तक ये चलने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। 8 से 15 जनवरी तक ये चला है, 7 दिनों का। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए थे वो शाहरुख खान को बनाया गया था। तो वर्चुअली इसका उद्घाटन जो किया था वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया था। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का 26वां संस्करण। इसमें इतनी सी बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोलकाता
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 13वीं सुरक्षा वार्ता जो है वो संपन्न की है। तो उत्तर आपके स्क्रीन पर है ही, वियतनाम। तो वियतनाम के साथ इंडिया की डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग जिसको बोलते हैं सुरक्षा वार्ता जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। भारत की तरफ से जो है इनमें भाग लिया था डिफेंस सेक्रेटरी हमारे जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कि रक्षा सचिव। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि भारत की रक्षा सचिव जो हैं वो कौन है, डॉक्टर अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार। तो ये आपको नाम याद रखना है, रक्षा सचिव भारत के डॉक्टर अजय कुमार जी। इंडिया की तरफ से उन्होंने भाग लिया और वियतनाम की तरफ से वहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं नियोगोन ची विना, ये अजीब सा नाम है उनका, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के वियतनाम के, तो उधर से उन्होंने भाग लिया। तो दोनों ने आपस में क्या की है, वार्ता की है सुरक्षा मुद्दों को लेकर के। तो ये आपको याद रखना है वियतनाम देश के साथ। तो वियतनाम की मुद्रा कई बार पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है वियतनामीज डोंग। तो डोंग वहाँ की मुद्रा है, डोंग। ये बैंकिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। कैपिटल वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, क्या है, हनोई। तो ये भी आपको याद रखना है, हनोई। तो इंटरनेशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हनोई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, लोगों के घरों तक बेहतर फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने के लिए भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, इसके साथ साझेदारी की है भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ये क्यों की है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का जो है इसमें काफ़ी भागीदारी रहेगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एक ऐसी संस्था है जो बैंकों के साथ जुड़ी रहती है और बैंकों को क्या करती है, ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। 1991 से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस संस्था का, और फिलहाल इसके जो चेयरमैन हैं नागराज जी हैं। तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम लोगों के घर घर तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विस देने के लिए जो है इसके साथ जो है साझेदारी करी है हमारे भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें चीज़ों को इतना ही समझना है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बात लंबी चौड़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब जो आ रहा है कि हाल ही में किस विदेशी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट जो है वो शुरू कर दी है। टेस्ला कंपनी है, तो यूएसए की है टेस्ला कंपनी। पहले आपको बता देता हूँ अमेरिका की काफ़ी चर्चित कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो इसके जो फाउंडर हैं, अभी जो फ़िलहाल सीईओ हैं वो एलन मस्क है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं प्रेजेंट की रैंकिंग के हिसाब से, और वो भारत में उन्होंने पहले जो घोषणा कर दी थी कि हम अपनी क्या करेंगे, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, और वहाँ पे R&D एक उन्होंने यूनिट लगा दी है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, अपनी एक सब्सिडरी चालू कर दी है। और इसके साथ ही उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी लगाएंगे जल्दी ही, और धारवाड़ कर्नाटका के अंदर वो भी लगेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे लग जाएगी। और जल्द ही आपको इलेक्ट्रिक कार जो है इंडिया की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। टेस्ला कंपनी की एंट्री हो चुकी है भारत के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, टेस्ला कंपनी ने भारत में एंट्री कर ली है। एलन मस्क इसके क्या हैं, फिलहाल जो है सीईओ है। ये आपको याद रखना है, दुनिया के सबसे रिच आदमी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में टेक महिंद्रा कंपनी ने किस कंपनी का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया है। तो टेक महिंद्रा कंपनी ने पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड इसका अधिग्रहण पूर्ण रूप से कर लिया है। तो यह आपको याद रखना है, इसमें और कोई लंबी चर्चा नहीं है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि हाल ही में टेक महिंद्रा कंपनी ने क्या किया है, किस कंपनी का पूर्ण रूप से अधिग्रहण किया है, पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है, सिंपल, इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाली चीज़ नहीं है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने हाल ही में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ जो है वो साझेदारी करी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप इसका, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि जब से धारा 370 हटी है काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं नई वहाँ पर हो रही हैं, और इसी के तहत वहाँ पे मतलब उस क्षेत्र के अंदर बांस का उत्पादन जो है वो बढ़ाने के पर्पज़ से ही
क्या किया है, NECBDC कंपनी, ये आपको याद नाम रखना है। तो वहाँ पे इसका क्या किया गया है, इसके साथ साझेदारी करी है। इसमें और कोई विशेष चर्चा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसका शॉर्ट नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि इसने क्या किया है, अपनी पहली रेड रिबन क्लब कीवज प्रतियोगिता का आयोजन किया है हाल ही में, इसलिए ये चर्चा में है। इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंदर है। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की जो स्थापना हुई थी 1992 के अंदर हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय एड्स दिवस आपको याद रखना है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इससे जुड़ी जानकारी ये भी है कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1992 में इस संगठन की स्थापना की गई थी, मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये क्या करता है, NCERT के सहयोग से स्कूलों में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहा है। अभी इसने कॉलेज के युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए एड्स के प्रति 12,500 रेड रिबन क्लबों की स्थापना की है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। एड्स को नियंत्रण करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना इसका काम है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय सेना की किस शाखा में अगले वर्ष से ही पहली बार महिलाओं को पायलट के रूप में भर्ती किया जाएगा? तो पहली बार किया जाएगा, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। सेना विमानन कोर इसका आंसर है। तो इस शाखा के अंदर जो है महिला पायलटों की क्या की जाएगी, भर्ती की जाएगी। तो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने हाल ही में जो घोषणा की है कि अगले साल से महिलाओं को क्या किया जाएगा, सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले हमारी आर्मी एविएशन कोर में महिलाओं को केवल ग्राउंड ड्यूटी में तैनात किया जाता था। महिला पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी और सीमाओं पर ऑपरेशंस का हिस्सा बनेंगी। तो सेना विमानन कोर में महिलाओं की पहली बार क्या की जा रही है, पायलट के रूप में भर्ती की जा रही है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ मैंने आपको बता दिया कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ये आपको याद रखना है। इससे पहले इस पोस्ट पे कौन था, जनरल बिपिन रावत थे, जिनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। एक नई पोस्ट जो है सर्जित की गई थी, वहाँ पे इनको बिठाया गया। अब भारतीय सेना यानी थल सेना के प्रमुख जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें इतनी ही बात, किस देश के नेता को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव की उपाधि दी गई है? उत्तर कोरिया को। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर, उत्तर कोरिया। एक विदेशी क्वेश्चन है, ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को हाल ही में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी, यानी हाल ही में जो जिस पार्टी की सरकार है वहाँ पे एक महासचिव का एक नया खिताब दिया गया है। तो वो भी उनको खुद को ही दिया गया है। तो पार्टी के अध्यक्ष के नेता भी खुद ही हैं, तो सब कुछ वो खुद ही हैं उत्तर कोरिया के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें कुछ खास चर्चा वाली बात नहीं है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की गई है? फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की गई है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आयकर विभाग ने एक फेसलेस पेनल्टी जो स्कीम की है उसकी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत जारी की गए जुर्मानों के आदेशों को संभालना है। यानी ऐसी पेनल्टी जिनमें अज्ञात लोगों के तहत जो पेनल्टी दी जाती है उसके रिलेटेड ये स्कीम है। तो ये आपको इतनी ही बात याद रखनी है। फेसलेस पेनल्टी सेंटर की स्थापना की जा रही है वित्त मंत्रालय द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने का निर्णय लिया है? तो ये पांडुचेरी ने किया है। तो ये आपको याद रखना है। पांडुचेरी ने सारी वक्फ जितनी भी संपत्तियां हैं उनको जियो टैग दिया जाएगा। यह कदम क्यों उठाया गया है? यह कदम उठाया गया कि जो स्थानीय जो वहाँ के गुंडे हैं, मतलब जो ऐसे अपराधी हैं, उनके द्वारा संपत्तियों पर जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उनकी जो शिकायतें मिलनी हैं, उसके बाद ये कदम उठाया गया है
कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको जियो टैग दिया जाएगा। एक तरह की वो गवर्नमेंट का एक टैग लग जाएगा उस पर, तो वो संपत्तियों पर अब अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। तो पांडुचेरी के लिए ऐसा किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतने ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से क्वेश्चन पाने के लिए, उनका विश्लेषण पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।